बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, मुस्कुराते रहिए और बराबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट को समझा। साइन कन्वेंशन क्या कहता है हमारा, कुछ 8 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए थे, जो कहा था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय पर उनका ध्यान रखना है। पर कुछ बातें और ऐसी हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर समझ में आएंगी। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल सेक्शन इसका। आइए, न्यूमेरिकल सेक्शन। पहला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल लूंगा बच्चों। पहला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल ले रहा हूं। सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि लैंग्वेज लिखकर सवाल को फिर मैं सॉल्व करूंगा, टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो जबरदस्ती के अननेसेसरी 5-6 वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है? इसलिए क्वेश्चंस को मैं बहुत स्लोली प्रोसेस से बोल रहा हूं, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सुनिएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर with velocity 10 meter per second. With velocity 10 meter per second. If particle reaches at ground in 5 seconds, then calculate. अब क्या क्या कैलकुलेट करना वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है? वैसे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुरंत हमने एक टावर बना लिया बच्चों। अब मैं टावर की तरह टावर नहीं बना रहा हूं, ऐसे मान लेता हूं कि ये कोई हाइट है यार, वहां से अपन बॉडी को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ये कैपिटल एच है बच्चों। टावर के टॉप से आपने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोला गया है। आगे बोला कि इफ पार्टिकल रीचेस एट ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स, तो इसका मतलब है पार्टिकल यहां से ऊपर गया होगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, देन रिटर्न्स बैक, और ग्राउंड तक आने में पार्टिकल को टाइम लगा है 5 सेकंड का। और आपको यहां कैलकुलेट क्या क्या करके देना है सुन लीजिए। पहला पॉइंट फाइंड, मैं लिख देता हूं इस जगह पर, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है? फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? पहली चीज, हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट क्या होगी, ये एच आपको निकालना है। दूसरा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एट ग्राउंड। ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तीसरी चीज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल। चौथा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब सब कुछ पूछा जा सकता है बच्चों, जो अब तक पढ़ा है ना आपने, उसमें से मैं कुछ भी पूछ सकता हूं यहां पर, ठीक है? चलिए अब सॉल्व करने का तरीका देखेंगे बच्चों। काफी बड़ा सवाल बना दिया मैंने, क्योंकि 5 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। वहां तो एक ही चीज पूछेगा आपसे, पर मैंने यहां पर 5 चीजें पूछ ली, कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला काम, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करोगे उसको रेफरेंस पॉइंट ओ मानोगे। दूसरा काम, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है साइन कन्वेंशन के लिए। तो चलिए मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं। पहली चीज, हाइट ऑफ टावर आपको निकाल कर देना है। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, टाइम पता हो और एस निकालना हो। एच मतलब एस, याद है ना? टाइम पता हो, एस निकालना हो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना होता है। तो पहले आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई किया, और अब इसको साइन कन्वेंशन से कन्वर्ट किया। एस मतलब एच फाइंड करना है, अननोन है, अननोन पर कोई साइन नहीं लगाना है।
अननोन पर कोई साइन नहीं लगाना है, क्योंकि अननोन का मतलब ही होता है भाई जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। तो एस को तो मैंने एज इट इज एच लिख दिया। यू का है बच्चों अपवर्ड, तो अपवर्ड को पॉजिटिव, और जी का लगता है नीचे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करो, आंसर तैयार है। यू की जगह पर 10, टी की जगह पर 5। अच्छा जी यहां पर मैं 10 ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है, और यहां 5 का स्क्वायर। देखिए आप इधर, ये मिला बच्चों 50, ये 2 5 जा 10, 25 इंटू 5 125, देन वी गेट h इक्वल्स टू -75 मीटर। अब कई बच्चे मुझसे कहते हैं, बोले सर टावर की हाइट माइनस में आ गई। सर टावर माइनस में कैसे हो सकता है? अरे भाई माइनस साइन यहां पर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये हाइट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है उसको रेफरेंस मानकर टावर कहां मिलेगा? नीचे। तो नेगेटिव साइन यहां डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। कहा था ना अननोन की वैल्यू विद साइन आपको मिलेगी। हाइट ऑफ टावर तो 75 मीटर ही है, पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को रेफरेंस मानकर देखा गया है कि नीचे की तरफ है। क्लियर? ये तो अपना पहला पार्ट सॉल्व कर लिया बच्चों अपन ने। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। टाइम पता है बच्चों और v निकाल कर देना है, यानी v और t के रिलेशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है। तो चलो भाई फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। सेकेंड पॉइंट, पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई कीजिए और साइन कन्वेंशन से कन्वर्ट कीजिए। v कैलकुलेट करना है, अननोन है, अननोन पर कोई साइन नहीं लगाना है। u का है अपवर्ड, टेक पॉजिटिव, g का है डाउनवर्ड, टेक नेगेटिव, इनटू t। u की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 5, तो v की वैल्यू -40 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि u अपवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ है आपने। विद साइन आंसर मिलता है। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में आता है, बोलो सर अब h तो कैलकुलेट कर ही लिया ना हमने, तो हम थर्ड भी तो लगा सकते थे। बिल्कुल लगाओ, पर थर्ड से डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो एनर्जी इक्वेशन है, उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। u की वैल्यू पता ही है, g की वैल्यू पता ही है, और h आपको पता मिल ही चुका है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू √1600 आएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एनर्जी इक्वेशन है, उससे डायरेक्शन नहीं मिलेगी, उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास सेकेंड पॉइंट भी बच्चों। अब निकाल कर देना आपको टोटल डिस्टेंस। क्या होती है बच्चों डिस्टेंस? आर्टिकल नंबर 2 में पढ़ा था आपने, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, चलो ध्यान से देखो, पहले पार्टिकल यहां से ओ पॉइंट से चला बच्चों, यहां जहां तक यहां पर पहुंचा, इसको मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूं, ठीक है। यहां जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है, केवल कैलकुलेशन करने के लिए बस, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए अपन नाम दे रहे हैं। पहले ओ टावर के टॉप से गया, मैक्सिमम हाइट ए पर पहुंचा, फिर वापस से मैक्सिमम हाइट से जब आएगा तो टावर के टॉप से फिर पास होगा, इसको मैं बी नाम देता हूं, और ग्राउंड को मैं सी नाम दे देता हूं, ठीक है। तो बी से सी तक तो टावर की हाइट होगी, जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, तो इस पार्ट को तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और जितना ओ से ए तक होगा डेफिनेटली ए से बी तक उतना ही होगा, तो मैं बस ओ ए को कैलकुलेट कर लेता हूं और डिस्टेंस निकालने के लिए ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी कर दूंगा, आ जाएगा आंसर मेरा। क्लियर? तो चलो पॉइंट नंबर 3 के लिए पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ओ ए, ठीक है। मैं इस हाइट को स्मॉल एच मान लेता हूं बच्चों, और मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं बाय कम लॉ। कम लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, कम लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं कम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ। कम लॉ बोलते हैं, कम ला नहीं बोलते हैं, ठीक है। कम ला नहीं बेटा, कमला तो नाम है यार, कम लॉ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, जिससे आपको मैंने निकाल कर दिया था बच्चों की एच की वैल्यू आती है u² अपॉन 2g।
याद करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v को 0 करके लास्ट में निकालकर एच मैक्स की वैल्यू दी थी मैंने आपको। तो यहां से लेकर यहां तक एच मैक्स ही तो होगा ना भाई, क्योंकि जहां जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है वही मैक्सिमम हाइट होती है हमारी। तो u कितना है 10 रख दीजिए, नीचे कितना आएगा 2 × 10, ऊपर 100 नीचे 25 मीटर। बस डिस्टेंस निकाल ली है आपको। डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है बच्चों, पाथ लेंथ O से A से B और B से C। OA की लेंथ 5 मीटर, तो जितना OA होगा उतना ही AB होगा 5। BC टावर की हाइट के बराबर है 75, कुल मिलाकर कितना बना बच्चों 85 मीटर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट भी हमने कर लिया। चौथे पॉइंट पर आते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। यार डिस्प्लेसमेंट होता क्या, मैं भूल गया, बताओ जरा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट भाई? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यार बच्चों इनिशियल पोजीशन कौन सी है यहां पर अपने पास? आई थिंक टावर का टॉप। और फाइनल पोजीशन का है ग्राउंड। तो आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट की तरफ जब आप एक वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो डिस्प्लेसमेंट टावर की हाइट और डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो चौथा पॉइंट आपको मिला, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -75 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट वैसे ही टावर की हाइट डिस्प्लेसमेंट ही तो था। चौथा भी हो गया। पांचवा एवरेज स्पीड। याद करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी आई बच्चों 85 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। जवाब कितना होगा 17 मीटर पर सेकेंड। सही लिखा है ना, 5 7 35 बात यहां ठीक है, 17 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी आपको चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आया -75, टाइम वही 5, जवाब होगा -15 मीटर पर सेकेंड। चौथा भी पॉइंट हो गया, पांचवा भी हो गया। आई थिंक, आशा करता हूं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइन कन्वेंशन का यूज भी समझ में आ गया होगा। और जो 8 पॉइंट बताए थे उसमें से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ लगाकर कैसे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट किया वो भी समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। बड़ा प्यारा सवाल लेने जा रहे हैं अपन अब। अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया ऐसे, बहुत समझिएगा ध्यान से, बड़ा प्यारा सवाल है। A particle is projected vertically up from ground. A particle is projected vertically up from ground with a velocity 80 feet per second. 80 feet per second. Find in which time particle reaches at height 96 feet from ground. क्वेश्चन सुन लिया आपने, अब मैं उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 80 फीट पर सेकेंड। 80 फीट पर सेकेंड। आगे पूछा अपने से, फाइंड इन विच टाइम पार्टिकल रीचेज एट 96 फीट हाइट। ये हाइट मैंने 96 फीट मान ली है भाई, जो बोला उसने यार वही तो मैं करूंगा। और टाइम मुझसे पूछा जा रहा है। खत्म, डायग्राम तो बन गया मेरा। अब यहां बच्चा क्या करता है, सुनना ध्यान से। पेपर बनाने वाला व्यक्ति बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। वो जानता है इस बात को कि बच्चा कहां कहां गलती करता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत संभल कर सवाल को करना होता है, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि कंसेप्ट से सवाल करोगे तो मैं ना ऑप्शन देखता हूं ना कुछ, मेरा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन के अंदर होगा, पक्की बात है, अगर वो करेक्ट सवाल है तो। सवाल ही गलत है तो मैं भी क्या कर लूंगा उसमें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखो। कई बच्चे कहते हैं यार 96 फीट हाइट पर जाकर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अबे यू पता है, जी पता है, टी निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। बच्चा तुरंत बिना सोचे समझे
v इक्वल टू u वाला u ऊपर g नीचे माइनस t, u की वैल्यू v की वैल्यू 0, u की जगह 80, g की जगह 10, t की वैल्यू निकालनी है, 8 सेकंड आ जाएगा और ऑप्शन में है 8 सेकंड, टिक कर देगा। मर गया बच्चा सवाल। गलत। सर क्यों गलत हुआ ये? सवाल में कहां लिखा हुआ था बेटा ऐसा कि 96 फीट हाइट इज द मैक्सिमम हाइट? क्योंकि वेलोसिटी जीरो फाइनल तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर होती है। मान लो मैंने किसी पार्टिकल को फेंका, वो यहां तक पहुंचा, मैंने तो आपसे यहीं पर पूछा है यार, तो यहां वेलोसिटी जीरो कैसे कर दोगे आप? वेलोसिटी तो वहां जाकर जीरो हो रही है। तो सवाल में कोई सपना थोड़ा आएगा भाई, इसने बोला ही नहीं सवाल में। सवाल में सीधा बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी 80 फीट पर सेकेंड, फाइंड इन विच टाइम पार्टिकल रिचेस एट हाइट 96 फीट। हाँ, अगर वो ये बोलता फाइंड इन विच टाइम पार्टिकल रिचेस एट मैक्सिमम हाइट 96 फीट, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। पर यहां कहीं पर भी मैक्सिमम हाइट लिखकर नहीं दिया, तो एक गलत कंसेप्ट हो गया बच्चों आपका। ठीक है, पर हां हम अब सही कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। h मालूम है, t निकालना है, h मालूम है, t निकालना है, यानी s मालूम है, t निकालना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। तो आपने इक्वेशन तो अप्लाई कर दी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले साइन कन्वेंशन से। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में u ऑलवेज टेक पॉजिटिव, हाइट भी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो s की जगह पर पॉजिटिव आएगा बच्चों h, u भी पॉजिटिव होगा, पर g लगेगा नीचे की तरफ तो माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। बस वैल्यू पुट अप कीजिए, h की जगह पर 96 रखिएगा, u की जगह पर 80 रखिएगा और g की जगह पर 10 रखिएगा, मर जाओगे। fps तो g की वैल्यू 10 नहीं 32 रखनी पड़ेगी। तो यहां से 96 इक्वल्स टू 80 माइनस 16 टी स्क्वायर मिला। 16 थ्रू आउट कॉमन लेकर उड़ा दीजिए, 16 6 जा 96, 16 5 जा 80 माइनस टी स्क्वायर, इसको उठाकर इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर्स करना आपने बेसिक मैथ्स में सीख रखा होगा। इसका आंसर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, अब मैथ्स थोड़ा बताने जा रहा हूं, मैं तो फिजिक्स बताने जा रहा हूं। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, आपको सॉल्व करना है यार, मैं तो आंसर लिखूंगा। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। क्या मतलब बोले सर? t की 2 वैल्यूज? जी हां। बोले सर हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं? बोले सर आपने यही तो कंसीडर किया ना कि ग्राउंड से आपने बॉडी को थ्रो किया, 96 फीट हाइट पर कितने टाइम में पहुंची? तो आपने टाइम तो केवल एक ही कंसीडर किया था ना, t। तो वो t की 2 वैल्यूज कैसे हो सकती हैं? बात तो सही है भाई आपकी, कि बात तो सही है आपकी कि 2 वैल्यूज कैसे हो सकते? तो ये 2 वैल्यू आने का मतलब समझो। अब आप 2 वैल्यू आने का मतलब समझो। यहां से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, यही मेरा रेफरेंस था O पॉइंट। सपोज ये 96 फीट हाइट वाले पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया है, पर ये मैक्सिमम हाइट तो नहीं थी ना, तो यहां से पार्टिकल ऐसे गया होगा ऊपर और ऐसे लौट के वापस आया होगा। इसको मैं B पॉइंट नाम दे देता हूं और इसको मैं C पॉइंट नाम दे देता हूं। तो जरा ध्यान से देखना, 96 फीट हाइट पर पहुंचने का टाइम ही तो पूछा ना, तो एक बार तो जाते समय पर पास हुआ होगा और एक बार आते समय भी उसी हाइट से पास होगा, इसलिए 2 टाइम आए। ठीक है, इसलिए 2 टाइम आए आपके पास। 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड होंगे O से लेकर A तक का टाइम। ध्यान रखना है 2 सेकेंड कहां से कहां तक है? O से लेकर A तक का टाइम। और 3 सेकेंड O से लेकर C तक का टाइम। घड़ी तो यहीं शुरू हो गई ना टाइम मेजर करने की। ठीक है, तो घड़ी तो आपने यहीं से स्टार्ट कर दी थी फेंकते ही। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है 2 सेकेंड
और यहां से लेकर यहां तक का टाइम है 3 सेकंड, तो ए से लेकर सी तक का टाइम होगा 1 सेकंड, तो ए से लेकर बी तक का होगा आधा सेकंड, तो हाफ सेकंड ये, हाफ सेकंड ये, टोटल हुआ ये 1 सेकंड, 2 सेकंड ये, टोटल हुआ 3 सेकंड। क्लियर? यही क्वेश्चन था 99 में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, यही क्वेश्चन था वो। फीट पर सेकंड मैंने कहा था कि एफपीएस सिस्टम में देता है तो बच्चे आदत के अनुसार जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। आ गया समझ में? 2 सेकंड 3 सेकंड कैसे आंसर आता है? क्लियर? चलिए अगला सवाल, एक और सवाल करेंगे अभी हम, एक सवाल और करते हैं। सवाल बहुत प्यारा है वो भी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम आपको समझा देता हूं और वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना एक बार। ठीक है, फिर मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पर मैं क्वेश्चन का सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ रहा हूं अभी यहां पर। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, सुन लीजिएगा। एक पार्टिकल को ग्राउंड से आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है बच्चों, यू वेलोसिटी से। ठीक है, T1 टाइम के अंदर वो एक पॉइंट से पास करता है। ये टाइम आपको दे रखा उसने T1, और इस पॉइंट को नाम देते हैं अपन A। फर्दर इट विल मूव। पूछ रहा है आपसे कि बताओ कितने टाइम के बाद वो वापस से इसी पॉइंट से पास होगा। यहां पर पॉइंट B मान लीजिएगा, यहां पर पॉइंट C मान लीजिएगा। उसने बोला है कि T1 टाइम के अंदर पार्टिकल A पॉइंट से पास हो रहा है, फिर पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वापस से इस पॉइंट से पास होगा। यानी आपको A से लेकर C तक का टाइम पूछा जा रहा है। टाइम A टू C आपसे पूछा जा रहा है, यह सवाल है। समझ में आया क्वेश्चन? चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से इसको ट्राई करो। ठीक, चलिए तो चलिए बच्चों, या कर लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। चलिए ध्यान से समझिएगा अब इसको। दिमाग में हमारे क्या कह रहा होगा सवाल, पहले समझो। बोले यार हमें ए से लेकर सी तक का टाइम निकालना है, और हम सब ने पढ़ा है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो असेंडिंग टाइम इज ऑलवेज डिसेंडिंग टाइम। यानी ए से लेकर बी तक का जितना भी टाइम आएगा उसका डबल कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, क्योंकि यहां जाकर तो वेलोसिटी 0 होने वाली है। पर बोले उसके लिए इतने से इंटरवल के लिए टाइम निकालने के लिए हमें पहले यहां की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो यहां की वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, ए पॉइंट की वेलोसिटी। तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, ये रेफरेंस है, तो ओ से लेकर ए के बीच में टाइम पता है, वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं फॉर पार्ट ओ ए। फॉर पार्ट ओ ए सीधा ही मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, ध्यान रखना। फाइनल वेलोसिटी वी ए, यू पता है अपवर्ड है, जी पता है डाउनवर्ड है, माइनस जी इंटू टी, बस वैल्यू पुट कीजिए। यू की जगह पर यू है, जी की जगह पर जी, टाइम की जगह पर T1 है, तो वी ए आपने कैलकुलेट कर लिया है बच्चों। वी ए कैलकुलेट हो गया हमारा। अब आपको निकालना है ए से लेकर बी पार्ट का टाइम, तो फॉर पार्ट ए बी, फॉर पार्ट ए बी, इस पार्ट के अंदर ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, जी लगी रहा, टी आपको निकाल कर देना है। तो आपने इस पार्ट में अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मतलब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0, u की जगह पर होगा वी ए माइनस जी इंटू टाइम फॉर पार्ट ए बी, इतने से पार्ट के लिए। तो यहां से आपने टी ए बी की वैल्यू को जब कैलकुलेट किया तो ये आया वी ए बाई जी, और वी ए की वैल्यू आपके पास है यार बच्चों, उठाकर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से सीधा ये वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे हम। तो u माइनस जी टी 1 अपॉन जी, जिसको आप लिख सकते हो
u बाई जी माइनस T1, जी से डिवाइड कर दिया भाई, पर मुझे सिर्फ टी ए बी नहीं चाहिए भाई, मुझे तो टी ए सी चाहिए, तो इस टाइम का डबल कर दीजिए, टी ए सी आ गया। देयरफॉर टी ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए बी, तो 2 इंटू यू बाई जी माइनस T1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए इस सवाल को हम और छोटा करते हैं, ठीक है, एक और मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड, क्या सोच बनेगी, समझो। पार्टिकल को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया बच्चों और यहां पर पहुंचा। अगर मुझे ग्राउंड से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम मिल जाए और उस टाइम के अंदर से मैं T1 टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ए से लेकर बी तक का टाइम आ जाएगा, आ जाएगा। तो आपने पहले 4 पार्ट ओ बी पकड़ा, ओ से लेकर बी तक, और सीधा अप्लाई किया आपने यहां पर v इक्वस टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u की जगह पर u है, माइनस जी इंटू टी ओ बी, ओ से लेकर बी तक का टाइम। तो यहां से टी ओ बी आपको मिला u बाई जी, पर आपको चाहिए टी ए बी, तो टी ए बी क्या बनेगा बच्चों? ओ बी वाले टाइम में से T1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि u बाई जी माइनस T1, और इस टाइम का डबल कर दो तो वापस से आपको यही आंसर मिल जाएगा। ये सेकंड मेथड हो गया। चलो यार, मेरे दिमाग में एक मेथड और आ रहा है बच्चों, थर्ड मेथड भी देखो। चलो, बॉडी को ऊपर फेंका तो ग्राउंड पर तो पहुंचनी है ना यार बच्चों, ग्राउंड पर तो पहुंचनी है। और यह भी हमें मालूम है कि जितना असेंडिंग जर्नी का टाइम होता है उतना ही टाइम डिसेंडिंग जर्नी का भी होता है, ठीक है। तो यार ये ओ से लेकर अगर ए तक का टाइम T1 है, तो पक्की बात है सी से लेकर अगेन ओ तक का टाइम भी T1 ही होगा, क्योंकि इतने से पार्ट की असेंडिंग जर्नी, इतने से पार्ट की डिसेंडिंग जर्नी, तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम भी T1 ही होगा। और अगर मैंने ओ से लेकर बी तक का टाइम निकाल दिया तो पूरी जर्नी का टाइम डबल होगा उसका। तो ओ से लेकर बी तक का टाइम आप अभी इस मेथड में निकाल चुके हो ना, असेंडिंग जर्नी का टोटल टाइम। थर्ड मेथड देखो, तो आपने टीओबी फर्स्ट इक्वेशन से पहले से ही कैलकुलेट कर लिया u बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका मतलब पूरी फ्लाइट का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू डबल कर दो यार इसकी, 2u बाई जी हो जाएगा बच्चों। और इस पूरे टाइम के अंदर से मैं ये T1 और ये T1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए से लेकर सी तक का ही टाइम मिलेगा। Therefore TAC equals to T minus 2 टाइम्स ऑफ T1, और कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, 2u बाई जी। 2T1 2 कॉमन ले लो, आंसर फिर तैयार है यार बच्चों, u बाई जी माइनस T1। तो आप देख रहे हैं कि यार बच्चों, सवाल को करने का कई तरीका हो सकता है। डायग्राम अगर हमारा बनता है तो थॉट प्रोसेस जनरेट होते हैं, इसलिए आपको सवाल के अंदर डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक बड़ा ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन आप सीखिए
और दोनों क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है, तो उसमें कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया बच्चों, अ बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड, राइजिंग अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड with an acceleration 1.25 meter per second square. A balloon start rising upwards with an acceleration 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. Find in which time stone reaches at the ground after released. आफ्टर रिलीज्ड, ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलो जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो बोला गया है कि एक बलून को आपने ग्राउंड से राइज करने के लिए बोला है भाई। ये सपोज ग्राउंड है और ये बलून है। स्टार्ट राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन, सीधा ही आपने इसको एक एक्सेलरेशन दिया है, इसका मतलब है आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है। स्टार्ट राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन बोला गया है। स्टार्ट राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन मतलब सीधा ही एक्सेलरेशन दिया है, और वो एक्सेलरेशन आपने इसको दिया है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। और आफ्टर 8 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून। तब 8 सेकेंड के अंदर ये बलून तो यहां रहने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी हाइट पर पहुंच चुका होगा। सपोज ये बलून यहां कहीं पर पहुंच गया बच्चों। अब ये मत सोचना कि बलून छोटा कैसे हो गया सर, बनाने में हो गया वो अलग बात है। यहां पर पहुंच गया बच्चों, और यहां पहुंचकर डेफिनेटली इस बलून की कोई ना कोई तो वेलोसिटी बनी होगी यार, बनी होगी ना भाई, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है तो स्पीड अप हो रहा है, तो स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। और यह भी पक्की बात है कि इस 8 सेकंड के अंदर इस बलून ने कोई ना कोई तो हाइट भी अचीव की होगी, वो आप कैपिटल एच मान लीजिए। कितने टाइम के अंदर अचीव की है भाई? 8 सेकंड के अंदर की है। और अब यहां से आपने एक स्टोन को रिलीज किया है। रिलीज का मतलब होता है बच्चों, देयर इज नो वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू बॉडी बाय अस। हमने बॉडी को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की है। यहां से आप जब बॉडी को छोड़ेंगे तो उस स्टोन की वेलोसिटी भी वही होगी जो बलून की होगी। कंसेप्ट मैं बता चुका हूं आपको पहले। और यहां से अब स्टोन पहले ऊपर जाएगा और फिर लौटकर नीचे आएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि यह स्टोन कितने टाइम के अंदर ग्राउंड पर लौटकर आया है। सवाल समझ में आ गया होगा आपको। स्टोन के लिए कैलकुलेशन करनी है आपको। अगर मुझे यह पता चल जाए कि इस स्टोन को कितनी हाइट से रिलीज किया गया है, यानी इस स्टोन की हाइट, रिलीजिंग हाइट अगर आपको पता चल जाए, तो हाइट अगर पता चले तो टी निकल ही जाएगा ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। पर मेरे पास हाइट नहीं है, कोई बात नहीं, बलून की हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। जितनी बलून की होगी वही तो इसकी रिलीजिंग हाइट होगी। तो पहले मैं बलून के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चों। फॉर बलून, पहले उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें, क्योंकि जो वेलोसिटी उसकी है वो वेलोसिटी स्टोन की भी होगी। तो बलून के लिए सीधा मैंने v इक्वल यू प्लस एटी को लगाया बच्चों। u की वैल्यू बलून के लिए 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 1.25 है, टाइम की वैल्यू 8 सेकेंड है, तो v की वैल्यू आपको मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। ये तो बलून की वेलोसिटी आ गई। दूसरे बार में इसकी हाइट निकाल देता हूं सीधा, s इक्वल हाफ 80 स्क्वायर लगा देता हूं, क्योंकि u तो 0 है यार बच्चों, तो u वाली टर्म मैंने लिखी नहीं है। s मतलब h हो गया, हाफ a की जगह पर 1.25, टाइम की जगह पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 64/2 करोगे 32, 32 को से मल्टीप्लाई करोगे 40 मीटर आ जाएगा बच्चों। ये तो बलून की बात हो गई।
यानी स्टोन को 40 मीटर हाइट से रिलीज किया गया है। तो अब स्टोन के लिए कैलकुलेशन करते हैं अपन फॉर स्टोन। स्टोन, बॉल, बॉडी, कुछ भी बोल सकता है वो। अब उसका एच मिल गया अपने को। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कीजिएगा। तो स्टोन के लिए मैंने लगाया बच्चों S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S मतलब H, पर प्लस या माइनस, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऊपर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहां होगा बच्चों? नीचे ही होगा ना भाई। तो ये माइनस H आएगा। U की जगह पर V होगा, T मुझे निकाल कर देना है, G नीचे लगेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब H की जगह पर रख दीजिए 40, V की जगह रख दीजिए 10, T की वैल्यू मुझे पता करनी है, G की वैल्यू भी 10 ले लीजिए। ये 5 आ जाएगा बच्चों। इसको उठाकर इधर ले आइए। 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0। 5 थ्रू आउट कॉमन लेकर उड़ा दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लीजिएगा। फैक्टर्स करके सॉल्व करेंगे। चलो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। इन दोनों में से t कॉमन लीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिए। तो एक फैक्टर आपको t माइनस 4 मिलेगा, एक फैक्टर t प्लस 2 मिलेगा। तो आपका आंसर जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड, क्योंकि इसको 0 के बराबर करोगे तो 4 सेकेंड, इसको करोगे तो माइनस 2 सेकेंड। टाइम की वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल नहीं हो पाती है बच्चों, मतलब कंसीडर नहीं करते, पॉसिबल तो होती है टाइम की वैल्यू नेगेटिव। कई बच्चे कहते हैं सर टाइम की वैल्यू नेगेटिव कैसे पॉसिबल है, आप कुछ भी बोल देते हो। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, बहुत सोच समझ के बोलता हूं। टाइम की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल होती है बच्चों, कंसीडर नहीं करते वो अलग बात है। सर कैसे टाइम की वैल्यू? जस्ट लाइक एज ए फ्यूचर और पास्ट, जस्ट लाइक एज ए फ्यूचर और पास्ट। हम आज जिस इंस्टेंट पर है वो हमारा प्रेजेंट है, जो पहले बीत चुका है वो पास्ट है, और आगे जो होने वाला है वो फ्यूचर है। तो ये फ्यूचर टाइम है कि यहां रिलीज करने के कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर पहुंचा। ठीक है, तो 4 सेकंड में पहुंचा है, पर इस पोजीशन से पहले का टाइम ये जो निकालोगे ना, अब यहां से यहां तक का 2 सेकंड ही आने वाला है। 2 सेकंड ही आने वाला, पास से टाइम है वो उसका। मैं ट्राई करके दिखाता हूं आपको, देखो इधर कितनी वेलोसिटी थी इसकी, 10। हाईएस्ट पॉइंट पर जाओगे तो कितनी होगी? 0। तो जरा यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ पहले, इतने से इंटरवल पर v 0 करना, u की जगह 10 पुट करना, g की जगह 10 पुट करना, t की वैल्यू 1 सेकंड आएगी। यहां से यहां तक 1 सेकंड, तो यहां से यहां तक भी 1 सेकंड। अब इस डिसेंडिंग जर्नी का कितना टाइम बचा? 2 सेकंड। तो यहां से अगर फेंका हो तो 2 सेकंड में यहां पहुंचता कि नहीं वो, ये इसका पास्ट था भाई, इसलिए माइनस में आया है। समझ में आया? तो टाइम नेगेटिव पॉसिबल होता है, पर हम उसको कंसीडर नहीं करते। प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करते हैं हम, पास्ट तो जो हो गया भूल जाइए, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते, वो अलग बात है। कोई अगर ये कहता है कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है तो वो गलत बोल रहा है। टाइम की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल होती है, कंसीडर नहीं किया जाता, वो अलग बात है। ठीक है, पर होती तो है पॉसिबल, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू से पहले का जो टाइम है वो उसका पास्ट है और वो नेगेटिव में है। ठीक है, चलिए। तो 4 सेकंड के अंदर बॉडी ग्राउंड पर पहुंच गई। बोले सर इसमें क्या कंसेप्ट, आप तो कह रहे थे कंसेप्ट मिलेगा। जी हां, कंसेप्ट मिलेगा। सुनो, जब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बच्चा घर पर बैठकर रिलैक्स मूड में जब देखता है ना, तो उसके दिमाग में सवाल उठते हैं और उस वक्त उसके जवाब उसको नहीं मिल पाते तो परेशान होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी आप इस सवाल को देखोगे तो आपके दिमाग में 2 सवाल उठ सकते हैं।
और उनके जवाब आपको नहीं मिलने वाले। पहला सवाल, बोले यार सर ने बलून के कैलकुलेशन के अंदर जी का यूज ही नहीं किया है, क्या बलून पर जी एक्ट नहीं होता है? सोचने की बात है, क्या बलून पर जी एक्ट नहीं होता है? तो सर ने बलून की कैलकुलेशन में तो जी यूज ही नहीं किया, जबकि स्टोन की कैलकुलेशन के अंदर जी यूज किया है। तो ऐसा क्यों? दूसरी बात, जब बलून की वेलोसिटी स्टोन के पास आ गई तो बलून का एक्सेलरेशन स्टोन के पास क्यों नहीं आया? जब वेलोसिटी आ सकती तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं आएगा भाई? पत्थर को थोड़ा मालूम है कि वी वेलोसिटी भैया एक क्वांटिटी ऐसी है जो ट्रांसफर हो जाती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर पत्थर को थोड़ा मालूम है। तो बलून की जब वेलोसिटी उसके पास आ सकती है तो फिर एक्सेलरेशन क्यों नहीं आया? ये दो सवाल दिमाग में आ सकते हैं, दोनों का जवाब मैं देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बलून पर मैंने जी क्यों एक्ट नहीं किया, सुनिए। बलून हो या रॉकेट हो, अगला सवाल रॉकेट का ही होगा, ध्यान रखना। बलून हो या रॉकेट हो, दोनों पर ही जी लगता है, पर गिवन एक्सेलरेशन जो होता है वो नेट एक्सेलरेशन होता है। कितना नेट होता है? वो नेट। क्योंकि अगर आपने जी केवल जी लगा दिया होता और ये भी लगाया होता तो जी की वैल्यू इससे बड़ी है भाई, तो फिर बलून उठकर कैसे जाएगा ऊपर? यार यू भी 0 है, जी भी नीचे लग रहा है और वो बड़ा एक्सेलरेशन है, तो बलून ऊपर कैसे जाएगा फिर? तो रियल मायने में आपने इस बलून को ऊपर की तरफ दिया होगा 11.25 का एक्सेलरेशन और जी 10 नीचे लग रहा होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो ऊपर की तरफ 1.25 आया है। तो जो एक्सेलरेशन होता है ना बलून का या रॉकेट का, वो हमेशा नेट एक्सेलरेशन होता है, नेट। तो उस नेट के अंदर जी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। पहली बात का जवाब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? बलून और रॉकेट के क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन दिया जाता है वो हमेशा नेट एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखना। उसके अंदर जी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको जी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये पहली बात आपको समझा दी कि बलून की कैलकुलेशन में मैंने जी काम में क्यों नहीं लिया। अब दूसरी बात सुनो, बोले सर ये वेलोसिटी बलून की जब इसमें आ गई तो ये एक्सेलरेशन बलून का इसमें क्यों नहीं आया? तो सुनिए ध्यान से, बलून की वेलोसिटी तो आती है बच्चों ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन। पर एक्सेलरेशन हमेशा एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई होता है। जो बलून के पास है, जब तक ये बॉडी, ये स्टोन, ये बॉल या ये बॉडी, जब तक ये बलून का पार्ट है तब तक उस पर वो एक्सेलरेशन काम करेगा। पर जब आपने इस बॉडी को इससे अलग ही कर दिया है तो अब ये उसका पार्ट नहीं है, इसलिए ये एक्सेलरेशन अब उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला सोर्स जो है वो इसके पास है। बोले सर समझ में नहीं आई बात। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ में आएगी। बोले सर जैसे वेलोसिटी ट्रांसफर हुई ऐसे एक्सेलरेशन ट्रांसफर होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो चलो मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी जैसे ट्रांसफर हुई ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन भी वैसे ही अगर ट्रांसफर होगा तो क्या फायदा होगा ये समझो। मान लो अगर बलून का एक्सेलरेशन बॉडी के पास अगर आता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो फिर मुझे किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रेन के अंदर या बस में मुझे टिकट लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है मुझे। मान लो कि नांदेड़ से मुझे हैदराबाद जाना है, कोई ट्रेन जाती है मान लो नांदेड़ से हैदराबाद की तरफ, तो मैं नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा। जो भी ट्रेन आकर खड़ी होगी उसमें मुझे बैठना है कि भाई हैदराबाद की ये ट्रेन है,
टिकट मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है अब एक्सेलरेशन मेरे अंदर आने वाला है। जैसे ही ट्रेन चलेगी मैं ट्रेन के अंदर चढ़ जाऊंगा। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन मेरे अंदर आ गया, ट्रेन का एक्सेलरेशन मेरे अंदर आ गया, और ट्रेन का एक्सेलरेशन आते ही मैं ट्रेन से नीचे उतर जाता हूं क्योंकि ट्रेन का एक्सेलरेशन तो मेरे अंदर आ चुका है। क्योंकि मैं अब ट्रेन का हिस्सा नहीं हूं ना भाई, जैसे स्टोन ट्रेन का हिस्सा, बलून का हिस्सा नहीं है, तो मैं भी ट्रेन से अलग हो जाता हूं। अब मेरे अंदर एक्सेलरेशन आ चुका है, मुझे कौन रोकने वाला है? मैं सीधा ही चलता चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा हैदराबाद। तो मुझे टिकट लेने की कहां जरूरत पड़ी? वो एक्सेलरेशन इसलिए नहीं आया बच्चों क्योंकि इंजन जो है वो ट्रेन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला सोर्स है, वो ट्रेन के साथ है यार, मेरे साथ होना लग गया है। तो जब तक मैं ट्रेन का हिस्सा हूं तब तक वो एक्सेलरेशन मुझ पर भी काम करेगा, तब तक मुझ पर काम करेगा। पर मैं जैसे ही ट्रेन से अलग होऊंगा, डिटैच होऊंगा, वो सोर्स मुझ पर काम नहीं करेगा। अब तो एक्सेलरेशन एक एक्सटर्नल सोर्स से आता है, इंजन उस ट्रेन के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स है, इसलिए वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर। पर मेरे अंदर थोड़ा लगा दिया आपने यार इंजन, तो इस स्टोन के पास वो सोर्स नहीं है, इसलिए बलून का एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं आएगा, पर वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी से ट्रांसफर होती है, इसलिए वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। मेरे हिसाब से दोनों डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए बच्चों आपके, अब वो डाउट आपके नहीं रहने चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन अपन इसके अंदर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट पर भी इस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो रॉकेट कंसेप्ट पर बेस सवाल है। सवाल को सुनिए ध्यान से। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड with an acceleration 10 meter per second square. Rocket is fired vertically up from ground with an acceleration 10 meter per second square. After 1 minute, its fuel is finished. After 1 minute, its fuel is finished. Then find. 3-4 बातें पूछेंगे, बता देता हूं, पहले डायग्राम समझ लीजिए। सपोज बच्चों यहां से एक रॉकेट को आपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ध्यान रखना, रॉकेट को आपने ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ये रॉकेट है, u = 0, और इसको एक्सेलरेशन आपने दिया है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता चल चुका होगा कि एग्जैक्टली तो इसको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा क्योंकि नेट एक्सेलरेशन है, अभी बताया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। और 1 मिनट के बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया। मान लिया मैंने यार बच्चों कि यहां से रॉकेट जब यहां तक पहुंचा तो यहां जाकर उसका फ्यूल खत्म हो गया। ये टाइम 1 मिनट का है, T1 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। रॉकेट जो होता है बच्चों वो एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न्ट होता है, गैसेस एज ए एक्शन बाहर आती है और रिएक्शन उसको मिलता है। जैसे अगर आप बलून लें और बलून के अंदर हवा भर दें, बलून जब पूरा फूल जाए तो आप उसके मुंह को पकड़ के रखे हुए हो आप, जिससे हवा बाहर नहीं आए, तो आप ऐसा कीजिए, अब इस हाथ को छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे बलून के मुंह से हवा एज ए एक्शन बाहर आएगी और बलून एज ए रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उड़ जाता है। यही कंसेप्ट रॉकेट में काम करता है। इनिशियली रॉकेट के पास एक्सेलरेशन है तो स्पीड अप हो रहा होगा ही, और यहां जाकर इसको एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिल चुकी होगी बच्चों, क्योंकि फ्यूल खत्म होने का मतलब होता है कि ये एक्सेलरेशन का 0 हो जाना, इस एक्सेलरेशन का 0 हो जाना। और जैसे ही ये एक्सेलरेशन खत्म होगा उसी इंस्टेंट से इसके ऊपर जी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन था वो 0 हो गया।
अब इसके ऊपर केवल और केवल क्या लग रहा है, जी। तो यहां से रॉकेट ऊपर जाएगा, ऊपर तब तक जाएगा भाई जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी, और इस इंटरवल में जी काम करेगा बस। तो दो दो एक्सेलेरेशन है, या ध्यान से देखो, एक नेट एक्सेलेरेशन है और एक जी भी काम कर रहा है। वो अलग बात है कि नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी 10 और जी की वैल्यू भी 10 है, वो अलग बात है, ठीक है। पर कुछ भी एक्सेलेरेशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप मान लेता हूं भाई कि रॉकेट को जिस पॉइंट से छोड़ा गया वो रेफरेंस ओ है, जहां फ्यूल खत्म हुआ वो ए पॉइंट है, और ये मैक्सिमम हाइट बी पॉइंट है। तो पूछता है अपने से, पहला पॉइंट पूछ लिया, हाइट अटेंड बाय रॉकेट जस्ट बिफोर फिनिशिंग द फ्यूल। फ्यूल जहां खत्म हुआ उसके ठीक पहले की हाइट। तो भैया फ्यूल यहां खत्म हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट h1 मान लिया मैंने। दूसरा पूछा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद तो इसका रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, तो स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, तो इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। तो ये आपसे वी मैक्स भी पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट। तो मैक्सिमम हाइट तो वो पॉइंट होता है बच्चों जहां जाकर वेलोसिटी 0 होती है। तो भैया वेलोसिटी वहां जाकर 0, तो यहां से यहां तक हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, ये आगे की हाइट और कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों हाइट को आप ऐड कर देना तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। एक बात और पूछ लेते हैं, फ्यूल खत्म होने के और कितने टाइम तक रॉकेट ऊपर मूव करेगा? फ्यूल यहां खत्म हुआ, फ्यूल 60 सेकंड में खत्म हो गया, अब रॉकेट यहां से यहां तक और कितने टाइम में पहुंचा? या ऐसे भी पूछ सकता था मैं इसको, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन होल असेंडिंग जर्नी। असेंडिंग जर्नी वहां तक हुई है भाई, तो असेंडिंग जर्नी का टोटल टाइम आपसे पूछ ले। ये चार बातें सवाल के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलो निकालते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट मैं आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी सपोज पूछ रहा हूं, यह आपको निकाल कर देना है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट, सपोज ये पहला पॉइंट है हमारा, क्या फर्क पड़ रहा है, चार बातें निकाल ली है मैं तो भैया यहां से यहां तक का टाइम पता है, एक्सेलेरेशन पता है, ये निकालना है आपको। तुरंत प्रभाव से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। v इक्वल्स टू u प्लस AT आपने लगा दिया, v मतलब v मैक्स फाइनल वेलोसिटी, u की वैल्यू 0 है बच्चों, एक्सेलेरेशन की जगह पर 10 है, ये एक्सेलेरेशन, और टाइम 60 सेकंड का दे रखा है, तो v की वैल्यू आपको मिल गई 600 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। पहला आंसर आ गया बच्चों, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द रॉकेट। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट जस्ट बिफोर फिनिशिंग द फ्यूल, फिनिशिंग द फ्यूल, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो ध्यान से देखो, टाइम पता है, हाइट निकालनी है, सीधा सीधा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि U तो 0 है, U तो 0 है, तो यहां पर मैं S की जगह पर रख देता हूं बच्चों H1, हाफ A की जगह पर 10, टाइम की जगह पर 60, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे 1800 मिलेगा, और 1800 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 मीटर मिलेगा, जिसको आप 18 किलोमीटर लिख सकते हो। ये कंफर्म हो गया कि ये दिवाली वाला रॉकेट नहीं है। अबे 18 किलोमीटर हाइट पर जा रहा है, वो भी 1 मिनट के अंदर सिर्फ।
तो दिवाली वाला रॉकेट तो नहीं है बच्चों। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड भी हो गया भाई। चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो ध्यान से देखो, H1 कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों यार, ए से लेकर बी तक की हाइट और कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो ए से लेकर बी के बीच में ये यू बनेगा, ये वी बनेगा। तो आप सीधे सीधे कम लॉ लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ। तो पॉइंट थर्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट। तो मैं सिर्फ ए बी पार्ट के लिए काम कर रहा हूं पहले, फॉर ए बी पार्ट बाय कम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही बात है। तो H2 की वैल्यू मिलेगी बच्चों V मैक्स स्क्वायर बाई 2, U स्क्वायर अपॉन 2G। तो U की जगह पर V मैक्स है भाई, और V मैक्स 600 आया है, तो 600 इंटू 600 स्क्वायर करना है यार बच्चों उसका। G की जगह 10, 0 से 0 मार दीजिएगा, 2 से 60 को 30 बार कैंसिल कर दीजिएगा, अगेन 18,000 मीटर आपको मिलेगा, मतलब कि 18 किलोमीटर मिलेगा। तो H मैक्स, देयरफॉर H मैक्स की वैल्यू बनेगी H1 प्लस H2 के बराबर, यानी 36 किलोमीटर। मैक्सिमम हाइट 36 किलोमीटर पर पहुंच गया रॉकेट। अब आपसे चौथे पॉइंट के अंदर पूछा जा रहा है, फाइनल पॉइंट है ये हमारा, चौथे पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन होल असेंडिंग मोशन। टाइम टेकन बाय रॉकेट इन होल असेंडिंग मोशन। तो इस होल असेंडिंग मोशन के अंदर बच्चों हम ओ से लेकर ए तक का टाइम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है, बस ए से लेकर बी तक का टाइम और कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, असेंडिंग जर्नी का टोटल टाइम आ जाएगा। तो पार्ट ए बी के लिए ही कैलकुलेट करेंगे सिर्फ पहले हम, फॉर ए बी पार्ट। लगा दीजिए भाई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, V0 हो चुका है, U की जगह पर V मैक्स है, माइनस G इंटू T2, तो यहां से T2 की वैल्यू मिलेगी V मैक्स बाई G के बराबर। V मैक्स की वैल्यू 600 है, G की जगह पर 1060 सेकेंड। तो देयरफॉर टोटल टाइम जो असेंडिंग जर्नी का मिलेगा वो T1 प्लस T2 होगा, यानी 120 सेकेंड होगा, जिसको आप 2 मिनट भी लिख सकते हो। 4 पार्ट थे बच्चों, चारों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। लंबा सवाल जरूर हो गया, पर 4 पार्ट में से कुछ भी पूछा जा सकता है। पर एक बात बता दूं आपको, ये जितने भी सवाल हम कर रहे हैं ना, इनको हम 2-2 लाइन में भी करेंगे, 2-2 लाइन में भी करेंगे। पूरा रॉकेट का क्वेश्चन में 2 लाइन 3 लाइन के अंदर खत्म कर दूंगा, पर वो तब होगा जब हम ग्राफिकल सेक्शन पढ़ेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अब कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों, पर वो अब अगले लेक्चर के अंदर ही हो पाएंगे। तो चलिए अगले लेक्चर के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ और क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करवाने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो वीडियो अपने पास में 60-65 मिनट का बनेगा, जिसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और साथ में 5 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तब तक आप एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।